हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं दामिनी स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। तो बच्चों, कल तक हमने समय योजनाओं को कुछ पार्ट्स पढ़ लिया था और आज मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो आपको पता है कल हमने ब्याज पूंजी पर ब्याज तक का जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया था और आज की हमारी जो 5 समय योजनाएं रह रही हैं अब मैं वो करूंगी। ठीक है, इसमें जो हमारी फर्स्ट समय योजना है वो है हमारा आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी कि देखो, सबसे पहले समझो आहरण किसे बोलते हैं, यानी कि ड्राइंग किसे बोलते हैं। जैसे आप अपने ऊपर एक एग्जाम्पल हो, आप एक व्यापारी हो, ठीक है, आपने कपड़े का व्यापार किया, तो आपको किसी कारणवश या कुछ भी हो, घर में आपको जरूरत पड़ गई पैसे की, तो आप क्या करोगे, अपने जो आपने कैपिटल लगाई है, जो आपका पैसा एक तरह से जो आपके बिजनेस का पैसा है, आप उसे अपनी निजी निजी खर्चे में ले लोगे। यानी कि जो आपको प्रॉब्लम है आपकी फाइनेंशियल, उसको आप शॉर्ट आउट कर दोगे। ठीक है, जो आपने पैसा व्यापार के लिए रखा हुआ है, या फिर व्यापार में से कुछ पैसा निजी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो निकाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये व्यापारी के लिए तो होता है, व्यापार के लिए एक तरह से ना, व्यापार ने तो पैसा दिया है अपनी तरफ से व्यापारी को, क्योंकि देखो, बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग है। बिजनेस ने पैसा दिया है व्यापारी को, ठीक है, तो व्यापारी उसको क्या देगा, उसको फीडबैक में से वो पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे, साथ में उसके ऊपर कैपिटल यानी सॉरी उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ब्याज किसको बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं आहरण पर जो ब्याज दिया जाता है, आहरण पर जो पैसा उसको इंटरेस्ट के रूप में दिया जाता है, व्यापारी देता है व्यापार को। ठीक है, अच्छा, इसका ना थोड़ा सा एक वो क्योंकि देखो, इसका मैं थोड़ा सा और बता दूं ना, ये ना ज्यादातर साझेदारी व्यापार में ज्यादा यूज होता है इसका, क्योंकि जो होता है उसमें ना उसमें एक फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स्ड होता है कि आपको इतना लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ से अतिरिक्त जब कोई भी एक व्यापारी व्यापार से पैसा लेता है ना, तो वो उसके लिए ड्राइंग कहलाया जाता है। ठीक है, यानी कि वो उसको फीडबैक में उसके जो बदले में उसे वो इंटरेस्ट देगा। तो ये इसका यूज मोस्टली जो होता है वो साझेदारी व्यापार में होता है, लेकिन मैं आपको एक डेफिनेशन के तौर पर बता रही हूँ। देखो, आहरण, प्रत्याहरण, निजी व्यय, क्या क्या बोलते हैं इसको, इसको आहरण भी बोलते हैं, प्रत्याहरण भी बोलते हैं और निजी व्यय भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। आहरण की बात कर रही हूँ मैं। तो वह धनराशि जो कि व्यापारी अपनी पूंजी में से निजी व्यय के लिए निकाल लेता है, ठीक है, जिसे आहरण कहा जाता है। किंतु कभी कभी इस आहरण पर व्यापारी को ब्याज देना होता है, जो कि व्यापारी के लिए तो एक व्यापार के लिए तो लाभ है, किंतु व्यापारी के लिए ये हानि होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी कि जब आपने कोई पैसा लिया है व्यापार से, उसको पैसा वापस करने के लिए उसके अतिरिक्त आप उसको और मतलब इंटरेस्ट के रूप में भी देते हैं, ब्याज के रूप में भी देते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये व्यापार के लिए तो एक तरह से फायदा है, बट व्यापारी के लिए एक हानि होती है। ठीक है, अच्छा, आहरण पर ब्याज ना मोस्टली साझेदारी व्यापारी में लिया जाता है। ठीक है, जो साझेदारी व्यापार होते हैं उसमें लिया जाता है, पार्टनरशिप में। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी हमारी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसको फाइनल अकाउंट में कैसे काउंट करते हैं, इसको सबसे पहले हम बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होती है, ठीक है, बैलेंस शीट में जाएंगे, लायबिलिटी साइड में जो हमारा ड्राइंग वाला कॉलम होता है, ड्राइंग वाली जो मद होती है उसमें इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, और प्लस करके पूंजी के साथ प्लस करके, क्योंकि आपको पता है कैपिटल में हमेशा ड्राइंग को प्लस करते हैं और फिर और क्या प्लस करते हैं, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करके तब दिखाया जाता है, यानी कि ओवरऑल नहीं, कैपिटल में ही प्लस की जाती है। नेक्स्ट, फिर इसको ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, पी एंड एल की क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफर किया जाता है। क्रेडिट साइड में क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जो लेखा करते हैं वो व्यापार के दृष्टिकोण से करते हैं,
तो ये जो होता है ये व्यापार के लिए एक लाभ है, और लाभ को हमेशा कहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, हमेशा P&L वो सॉरी क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी समायोजना है वो है हमारी अप्राप्य, अशोध्य या डूबत ऋण, यानी कि हम इसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स का मीनिंग होता है ऐसी राशि जो देनदारों से बिल्कुल भी प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है, प्राप्त नहीं होती अर्थात डूब जाती है, जो कि व्यापारी के लिए हानि होती है। जैसे मैं आप एक एग्जांपल ले लूं, आपने किसी से 5 लाख का नहीं, हाँ मान लो आपको कोई देनदार है, ठीक है, आपने किसी को 5 लाख का माल बेचा है, और जिसको आपने दिया था माल, जिसको बेचा था आपने, वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो वो एक तरह से ना वो धनराशि अब डूब चुकी है आपकी, बट आप उसका लेखा तो करेंगे ना, वो आप उसका लेखा करेंगे, भले ही वो डूब गई हो, बट व्यापार से तो माल गया है आपके, व्यापार से तो आपका आपकी सेल हुई है। या फिर किसी और तरीके से बोल दो, कोई किसी से आप किसी से आपने पैसा लिया है ना, किसी से आपसे पैसे लिए हैं, तो जो और वो हो गया दिवालिया घोषित, ठीक है, तो उससे भी पैसे आने के चांस नहीं है बिल्कुल भी। तो जो पैसा हमारा डूब चुका है, जो ऋण हमारा जो ऋणदाता है हमारे, वो पैसा देने से मना कर दे, ओवरऑल उनसे पैसा नहीं आएगा, तो उस वाली सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं इसको, हमारे अशोध्य ऋण है, ये हमारे डूबत ऋण है, बट उनका लेखा किया जाता है। जब भी हमें पता चलता है ना ये धन हमारा ये धनराशि हमारी डूब गई, उसी टाइम करते हैं, चाहे वो लास्ट में हो, साल के लास्ट में हो या साल के शुरुआत में हो। ठीक है, डूबत ऋण के कारण ऋणदाताओं में कमी आ जाती है। ठीक है, एक बार दोबारा इसको पढ़ते हैं, ऐसी राशि जो देनदारों से बिल्कुल प्राप्त नहीं होती अर्थात डूब जाती है, जो कि व्यापारी के लिए हानि होती है। ठीक है, व्यापारी के लिए हानि होती है। डूबत ऋण के कारण ऋणदाताओं में कमी आ जाती है। ठीक है, अच्छा ये देखो, इसमें एक ये छोटा सा पॉइंट समझ लेना, जब भी रकम डूब जाए तभी उसका लेखा किया जाता है, चाहे वो साल के लास्ट में हो, चाहे वो साल के अंत में हो, सॉरी चाहे वो साल के शुरुआत में हो या बीच में हो, कैसे भी हो तभी उसका लेखा किया जाता है जब वो डूब जाती है। ठीक है, इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। ठीक है, फिर कैसे शो करेंगे इसको, बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी हमारे देनदार हैं उसमें हम उसको इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे देनदार घट गए इसकी वजह से, और फिर ट्रांसफर कहाँ करेंगे, हम इसको डेबिट साइड में करेंगे। ठीक है, ये होता है, ये हमारे लिए एक हानि होती है व्यापार के लिए, और ये व्यापार के लिए लाभ होता है। तो इतनी ये जर्नल एंट्री है, इसको नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है ये वाली, एज ए थ्योरी इसको पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारी समायोजना है वह है हमारी अशोध्य ऋण, अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणार्थ संचिति, यानी कि रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि एक तरह से ना जिस धनराशि को प्राप्त करने में संशय हो, मतलब कि डाउटफुल डेब्टर्स हैं हमारे, यानी कि उनमें उनकी धनराशि प्राप्त करने में डाउट है, व्यापारी को आ भी सकते हैं ना भी आ सकते हैं, 50-50% चांस होते हैं, 50 नहीं बल्कि इनफैक्ट ये बोलो इनको रिसीव करने में ना 10% की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसी धनराशि को प्राप्त करने में संशय होता है, या जो देनदार संदिग्ध होते हैं, संदिग्ध यानी कि संदेह वाले। ठीक है, इसके लिए व्यापारी एक कोष का निर्माण करता है। तो इस धनराशि के लिए ना जितने भी हमारे बैड डेब्ट्स हैं, जो व्यापारी होता है कोष का, है ना, कोष का निर्माण करता है, फंड का निर्माण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संचिति, यानी कि अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणार्थ संचिति, उसके लिए रिजर्व किया जाता है पैसा। अच्छा, ये दो तरह की होती है, इनको जो कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो दो तरह का होता है। पहली होती है हमारी, फर्स्ट होता है हमारा प्रथम वर्ष संचिति, फिर हमारा होता है एक होता है हमारा आगामी वर्ष संचिति। देखो इसमें क्या होता है, जो प्रथम वर्ष वाली होती है, यानी कि अगर फर्स्ट टाइम आप करोगे इसको कैलकुलेट, तो एक निश्चित दर होती है, जैसे 5% बोल देंगे, 10% बोल देंगे, इसके लिए रिजर्व रखना है डाउटफुल के लिए। तो इसमें कोई पुरानी संचिति नहीं होती है, पुराना रिजर्व कोई नहीं होता है इसमें। फिर होती है नेक्स्ट हमारी जो सेकंड टाइप होती है हमारी,
वो होता है हमारा आगामी वर्षों में संचिति। इसके लिए क्या होता है, एक निश्चित दर होती है इसकी भी, 5% या 10% के नाम से होती है। फिर इसमें क्या होता है, पुरानी जो संचिति होती है, इसमें पुरानी संचिति होती है, उसके आधार पर कैलकुलेट करके हमें न्यू संचिति, नई संचिति को निर्माण करना होता है। ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी अभी। पहले इसकी देख लो, जो जर्नल एंट्री है उसका वो कैसे की जाती है। P&L अकाउंट डेबिट टू RFBD अकाउंट। ठीक है। या फिर इसका जो फाइनल अकाउंट में जो इसका लेखा होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट्स की साइड। एसेट्स में आपको डेब्टर्स दिखेंगे, डेब्टर्स में से आप इसको माइनस कर देंगे RFBD के नाम से। ठीक है। यही है। फिर इसका देखो, इसके जो किस तरीके से कुछ करते हैं, बैड डेब्ट्स होते हैं, मतलब कि इसका जो P&L में आप इसका जो लेखा करोगे वो कैसे करोगे, आपको वहां पे बैड डेब्ट्स दिखेगा। बैड डेब्ट्स में आप प्लस कर दोगे न्यू रिजर्व, है ना, न्यू रिजर्व के नाम से, माइनस कर दोगे ओल्ड रिजर्व के नाम से, और जो आपकी धनराशि आएगी वो हमारे बैड डेब्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये इसका तरीका है। और मैं नेक्स्ट है हमारा देनदारों पर छूट के लिए संचय, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। यानी कि सबसे पहले समझो देनदार क्या होते हैं। देनदार व्यापार की चल या अस्थायी संपत्ति होती है जो धनराशि व्यापार को अन्य व्यक्ति या संस्था से प्राप्त करनी होती है। यानी कि व्यापार की कौन सी संपत्ति है, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये व्यापार की चल या अस्थायी संपत्ति है और ये धनराशि व्यापारी को अन्य व्यक्ति, अन्य संस्था से लेनी होती है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप समझिए, जैसे व्यापारी ने उधार माल बेचा, ठीक है, या फिर व्यापारी ने किसी को पैसा दिया उधार, तो वो हमारे देनदार हो गए। फिर देनदारों पर छूट क्या होती है, देनदारों पर छूट के लिए समझो, नगद भुगतान या शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए व्यापारी अपने देनदारों को छूट देता है। यानी कि अगर व्यापारी को जल्दी भुगतान पाना हो या नगद भुगतान पाना हो तो व्यापारी उसे 5% या 10% की छूट दे देता है, डिस्काउंट दे देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देनदारों पर छूट। अब मैं आपको पूरी वर्डिंग का मीनिंग बताऊंगी। देनदारों पर छूट के लिए संचय क्या होता है, देखो भाई, जिसे देनदारों पर छूट कहते हैं। ठीक है। तथा संभावना के आधार पर इन राशियों का संचय किया जाता है। ठीक है, एक तरह से इनका कोष तैयार किया जाता है, संचय किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, देनदारों पर छूट के लिए संचय। फिर आप इसकी जर्नल एंट्री में कैसे एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री कैसे करोगे आप इसकी, रोजनामचे में P&L अकाउंट डेबिट टू RF डिस्काउंट, यानी कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा, हम इसकी फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे, फिर डेब्टर्स होंगे, डेब्टर्स में से RF ऑन डिस्काउंट के नाम से माइनस कर देंगे। ठीक है। देखो फिर ट्रांसफर कहाँ करेंगे, इसको P&L के डेबिट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा देनदारों पर छूट के लिए संचय होता है। ठीक है, मैं आपको इन दोनों की कैलकुलेशन समझाऊंगी, बाद में क्वेश्चन के थ्रू मैं इनकी कैलकुलेशन आपको बता दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लेनदारों पर छूट के लिए संचय, इसको संचय लिख लेना। ठीक है, देखो इससे पहले हम समझते हैं लेनदार क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो धनराशि व्यापारी अन्य व्यक्ति या संस्था को देता है तथा लेनदारों से मिली छूट को लेनदारों पर छूट कहा जाता है। देखो सबसे पहले समझो कि लेनदार क्या होते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। जैसे व्यापारी को दूसरों से पैसा लेना होता है, उसने मान लो किसी को उधार माल बेचा है, ठीक है, उससे पैसे लेना होता है। जस्ट अपोजिट इसके जो क्रेडिटर्स होते हैं, जब व्यापारी माल उधार क्रय करता है, परचेज करता है, तो वो जो जहां से उसने परचेज किया है माल, तो वो उसका क्रेडिटर्स हो गया, यानी कि उसको पैसा उसे देना भी है। या फिर व्यापारी किसी अन्य संस्था या किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेता है, तो वो क्या होता है, वो व्यापारी के क्रेडिटर्स हो जाते हैं, यानी कि वो हमारे लेनदार बन गए। तो जो जिसे पैसा देना होता है ना, वो क्या होता है, वो व्यापारी का लेनदार होता है, क्रेडिटर्स होता है। और यदि वो व्यापारी
यदि वो अन्य व्यक्ति या व्यापारी कह दो, क्योंकि जब माल परचेस हम जिससे करते हैं वो भी वो भी एक व्यापारी ही है। तो जब हम किसी से तो जो वो व्यक्ति है जिसे हमें पैसा देना है वो हमें छूट दे दे, कुछ डिस्काउंट दे दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेनदारों पर छूट। ठीक है, और इसका प्रावधान करना, इसका संचय करना क्या कहलाता है? लेनदारों पर छूट के लिए संचय करना। लेनदारों पर छूट के लिए निश्चित प्रतिशत के आधार पर संचिति बनाई जाती है। ठीक है, संचिति बनाई जाती है जिसे हम लेनदारों पर छूट के लिए संचय कहते हैं। जर्नल एंट्री में जिसकी एंट्री होगी वो होगी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल अकाउंट में इसको कैसे शो करेंगे? हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे और क्रेडिटर्स होंगे ना, वहां से माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के नाम से। ठीक है, और फिर P&L में इसको ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट में। ठीक है, क्योंकि ये देखो व्यापारी को पैसे के लिए छूट मिली है, यानी कि हमें पैसे कम देने हैं अब, तो वो व्यापार के लिए एक लाभ है, और लाभ को हमेशा कहाँ पर लिखते हैं? धनी पक्ष में शो करते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेना एक बार, जो पैसा हमें दूसरों को देना होता है और उसमें से जो हमें छूट मिल जाती है उसको हम बोलते हैं लेनदारों पर छूट, और उसका प्रावधान करना, उसको संचय करना कहलाता है छूट के लिए संचय। और जनरल एंट्री में इसकी एंट्री होगी और बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड दिखाते हैं क्रेडिटर्स में से माइनस करके, और फाइनल और P&L के धनी पक्ष में इसको शो कर देते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको बताऊंगी, जितनी भी मैंने आपको समायोजनाएं करा दी हैं उनको मैं एक लिस्ट में मैंने क्रिएट किया है इसको, कि कौन से एडजस्टमेंट कहाँ पर ट्रांसफर होगी और कैसे इसको माइनस से प्लस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी समायोजना है वो है हमारी क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अंतिम रहतिया। ठीक है, अंतिम रहतिया इसको बोलते हैं। ये कहाँ जाएगी? ये हमारे व्यापार खाते के, ये साइड हमारा व्यापार खाता है, ये लाभ हानि खाता है, और ये हमारा आर्थिक चिट्ठा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा आएगा क्रेडिट साइड में व्यापार खाते के। फिर लाभ हानि खाते से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, फिर कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे इसको? एसेट्स में, यानी कि आर्थिक चिट्ठे के एसेट्स में इसको शो कर देते हैं। सेकंड है हमारा आउटस्टैंडिंग, यानी कि अदत्व्य। ठीक है, अदत्व्य इसको बोलेंगे। ये कहाँ पर शो होता है? देखो व्यापार खाते में भी और जो लाभ हानि खाता है, जहां भी इससे संबंधित कोई भी मद दे रखी होगी उसमें आप इसको प्लस कर देंगे। जैसे रेंट है, अदत्त रेंट दे आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है तो आप उसको रेंट में प्लस कर देंगे। ठीक है, और फिर कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे इसको? आप आर्थिक चिट्ठे के बैलेंस शीट के आप इसको लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है जो ये है हमारा प्रीपेड अकाउंट, यानी कि पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय, इसको क्या करेंगे? संबंधित जो भी मद है, जैसे किराया है या वेतन है, उसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये कहीं पर भी आ सकती है, अगर व्यापार खाते में दिया है तो व्यापार खाते में, और यदि लाभ हानि खाते में दिया है तो लाभ हानि खाते में। जैसे मजदूरी दी है, मजदूरी पूर्वदत्त मजदूरी, तो इसको आप माइनस कर देंगे मजदूरी में से, और फिर इसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? एसेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्यूर्ड इनकम, यानी कि उपार्जित आय। इसको हम कहाँ शो करेंगे? ट्रेडिंग या लाभ हानि, जहां पर भी आपकी संबंधित मद होगी वहां पर ही इसको प्लस कर देंगे, और फिर ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? आर्थिक चिट्ठे के एसेट्स में इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनअर्न इनकम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम माइनस कर देंगे संबंधित मद में से, और फिर ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? लायबिलिटीज में कर देंगे ट्रांसफर। ठीक है, याद रखना, हाँ याद रखना, ये जो उपार्जित आय है हमारी, वो हमारी एसेट्स में आएगी, और जो हमारी अनुपार्जित है वो हमारी लायबिलिटीज में
ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट्स का इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एसेट्स होगी हमारी, जिस पर भी डेप्रिसिएशन आपका लगेगा, उसमें से एसेट्स में से माइनस करेंगे इसको। यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, ठीक है, माइनस कर देंगे एसेट्स में से, और शो कहाँ पे करेंगे, हमारे डेबिट में, P&L के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में इसको दिखाएंगे, शो करेंगे, और कहां पर जाएगा, ये लायबिलिटीज की जो हमारी कैपिटल होगी। ठीक है, लायबिलिटीज में जो कैपिटल होगी वहां पर हम इसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारी समायोजना है वो है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, यानी कि आहरण पर ब्याज, इसको हम ह्रास बोलते हैं, इसको हम ब्याज, पूंजी पर ब्याज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट में इसको लिख रही हूं। संपत्ति पर ह्रास, और ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज। मात्राओं का हेरफेर हो सकता है, देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैड डेट्स, यानी कि डूबत ऋण, सॉरी अशोध्य ऋण, कुछ भी लिख सकते हो आप इसे, अशोध्य ऋण या डूबत ऋण एक ही बात है। हाँ, तो हम ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर थे ना, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ये कहां पर शो होगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका धनी पक्ष में जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यापार के लिए एक इनकम है। और कहां पर फिर लायबिलिटीज, यानी कि आर्थिक चिट्ठे का जो लायबिलिटीज, यानी कि जो दायित्व पक्ष है, दायित्व पक्ष में जो आपका आहरण है, वहां पर आप आहरण में इसको प्लस कर देंगे। और एक ना इसमें कैपिटल में से माइनस हो जाता है, कैपिटल में से ही माइनस हो जाता है। ठीक है, देखो जो हमारी ड्राइंग है वो कैपिटल में से माइनस हो जाती है, तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो आप उसको ड्राइंग में प्लस करके फिर पूंजी में से माइनस करके शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यानी कि अशोध्य ऋण या डूबत ऋण, इसको हम बोल सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से इसका कोई संबंध नहीं है। इसको हम कहां पर दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे P&L के ऋणी पक्ष में, P&L के डेबिट पक्ष में हम इसको दिखाएंगे। और जो आर्थिक चिट्ठा होगा वहां पर एसेट्स होते हैं, आर्थिक चिट्ठे का जो संपत्ति पक्ष है, एसेट्स है, जो वहां पर डेप्टर्स हैं, डेप्टर्स में से आप इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर हमारा है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, इसकी जगह नहीं, अशोध्य ऋण संचिति इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेना अशोध्य ऋण संचिति। कोई नहीं, मैंने इसकी हिंदी आपको करा रखी है पहले से ही। ठीक है, अशोध्य ऋण संचिति, तो आप इसका भी हमारे व्यापार खाते से कोई संबंध नहीं है। हम इसको कहाँ शो करेंगे, डेबिट पक्ष में आएगा ये हमारे लाभ हानि के, और एसेट्स में डेप्टर साइड, यानी कि बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होगा उसके जो डेप्टर्स होंगे, डेप्टर्स में से आप इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, यानी कि देनदारों के लिए छूट का प्रावधान बोल दे, रिजर्व बोल दो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से इसका कोई संबंध नहीं है। आप इसको डेबिट में दिखाएंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, और एसेट्स में डेप्टर्स में माइनस कर देंगे आप इसको। फिर लास्ट है हमारी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स यानी कि लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान या संचिति बोल दीजिए। इसको हम कहां पर दिखाएंगे, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में हम इसको दिखाएंगे। इसका भी हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट है इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर
जो हमारा आर्थिक चिट्ठा है, आर्थिक चिट्ठे से हमारे जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड की जो क्रेडिटर्स जो हमारा मद होगी उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स में से माइनस कर देते हैं। एक बार मैं फिर दोहरा रही हूँ, देखो क्लोजिंग स्टॉक व्यापार खाते के क्रेडिट में, लाभ हानि खाते से इसका कोई संबंध नहीं और एसेट्स में शो कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग यानी कि अदर कोई भी जो संबंधित मद होगी प्लस कर देंगे और लाइबिलिटीज में शो कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड यानी कि पूर्वदत्त माइनस कर देंगे। ठीक है, और एसेट्स में शो कर देंगे। फिर है हमारा एक्यूर्ड यानी कि उपार्जित आय प्लस कर देंगे और एसेट्स में शो कर देंगे। फिर है हमारा अनअर्न्ड इनकम यानी कि माइनस कर देंगे और लाइबिलिटीज में शो कर देंगे। फिर हमारा आता है डेप्रिसिएशन, एसेट्स में से माइनस करेंगे और P&L के डेबिट में आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज जो होगा लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का जो कैपिटल कॉर्नर है उसमें आप इसको प्लस कर देंगे और ट्रांसफर कहाँ करेंगे, आप इसको ट्रांसफर आप इसको ऋण में करेंगे यानी कि लाइबिलिटी जो लाभ हानि खाता है उसके आप डेबिट में जाएंगे। फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इसको हम कहाँ शो करेंगे, लाइबिलिटीज है, ड्रॉइंग में प्लस करके माइनस कर देंगे पूंजी में से। ठीक है, और फिर ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम इसको P&L के क्रेडिट में। नेक्स्ट है हमारा बैड डेब्ट्स यानी कि शोध देरी, इसको हम कहाँ शो करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, इसमें एसेट्स है, एसेट्स के जो जितने भी हमारे डेब्टर्स है माइनस कर देंगे और फिर जाएंगे P&L के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर है हमारा रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, सेम है, एसेट्स है, डेब्टर्स है, डेब्टर्स में से माइनस और फिर ट्रांसफर डेबिट में। फिर है हमारा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, सेम टू सेम है, ये तीनों हमारे सेम है बिल्कुल। एसेट्स है, एसेट्स में डेब्टर्स है, डेब्टर्स में से आप इसको माइनस करेंगे और ट्रांसफर कहाँ करेंगे, ऋणी में करेंगे लाभ हानि खाते के। फिर है हमारा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये है हमारा, आप इसको लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में दिखाएंगे और लाइबिलिटीज के क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारी समायोजनाएं की तालिका थी। आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लर्न कर लेना। ठीक है, ये आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में बहुत हेल्पफुल होती है ये, और ये एक तरह से ना याद करने में भी बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको फिर समायोजन और अन्य समायोजनाएं जैसे कमीशन होती है ना, प्रबंधक की कमीशन वगैरह, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जो ये हमारे बैड डेब्ट्स है ना, ये इनकी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी, इंपोर्टेंट होती है। ठीक है, तो अगले पार्ट में मैं आपको ये सब बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।